गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। हाँ जी। तो भैया हम लोग पढ़ रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग, और एनालिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन कर लिया, कंक्लूजन कर लिया, इन्फरेंस कर लिया, आर्गुमेंट कर लिया, कॉज एंड इफेक्ट कर लिया, कोर्स ऑफ एक्शन कर लिया, है ना? तो फाइनली आज जो हम टॉपिक करना जा रहे हैं, दैट इज असर्शन, रीजन एंड असर्शन, या असर्शन एंड रीजन आप कह सकते हो। अच्छा, ये जो असर्शन एंड रीजन है ना, ये कॉज एंड इफेक्ट चैप्टर से अलग है। कॉज एंड इफेक्ट जो चैप्टर था, कॉज एंड इफेक्ट जो चैप्टर था वो डिफरेंट चैप्टर था। असर्शन एंड रीजन जो चैप्टर है वो अलग चैप्टर है। ये है अभिकथन और कारण। बेसिकली यहाँ पे ना दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, है ना? जैसे कॉज एंड इफेक्ट में दो स्टेटमेंट होते थे और हमें कारण और परिणाम पहचानना होता था, लेकिन यहाँ पे दो कथन दिए जाएंगे। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। पहले तो हमें देखना है कि दोनों कथन सत्य है कि असत्य है ना? फिर हमें कारण परिणाम पहचानना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस है ये कंप्लीटली हमारी साइंस की नॉलेज पर बेस्ड है। साइंस या फिर जीके जीएस, है ना? ये जो क्वेश्चंस है ये कंप्लीटली हमारी साइंस और जीके जीएस पर बेस्ड है। साइंस और जीके जीएस पर बेस्ड क्वेश्चंस है, और बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें साइंस की यूज होती है, मेथड। तो मजा आएगा इन क्वेश्चंस को बनाने में। चलो पढ़ो जरा, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करो। हम्म। बनाओ। बेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। एक अल्टीमेट लेवल का मजा आएगा जब आप इस क्वेश्चन को बना रहे होगे। हाँ जी, चलिए साहब। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वी फील कंफर्टेबल इन इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सच है कि हम कंफर्टेबल फील करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में? वी फील कंफर्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो क्या हम कंफर्टेबल फील करते हैं? सर बिल्कुल गलत है। जब गर्मी ज्यादा होती है ना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो हम सहज महसूस नहीं करते हैं। घुटन होने लगती है, चिपचिपाहट होने लगती है ना? स्वेट एवोपरेट फास्टर इन ह्यूमिड क्लाइमेट। क्या ह्यूमिडिटी में जो पसीना है वो जल्दी इवोपरेट हो जाता है? बिल्कुल गलत बात है। सर जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी पड़ती है हमारा शरीर उतना ज्यादा चिपकने लगता है। तो पसीना गर्मी में इवोपरेट नहीं होता, जबकि उल्टा शरीर से चिपक जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही जो कथन है वो असत्य है। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा? बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। अब ए और आर दोनों ही असत्य हैं। ए और आर दोनों ही असत्य है। ना तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं ह्यूमिड क्लाइमेट में, और ना ही पसीना जल्दी इवोपरेट होता है ह्यूमिड क्लाइमेट में। तो यहाँ पर दोनों ही जो वाक्य हैं वो असत्य है, बोथ फॉल्स। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ई चूज करेंगे हम। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? ऑप्शन ई चूज करेंगे, ई। है ना? हाँ जी। चलिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए चाहते हैं कॉल करें, ये क्या पूछ रहे हो तुम? वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हो तो कॉल करें। वाह भाई वाह, गजब। तुम्हारा नंबर मैं लिख दूं बोर्ड पर, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट कर दूं मैं, है? तुम बहुत तेज हो रहे हो। हम्म। तुम बहुत तेज हो रहे हो। चलिए साहब,
शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, ये बताओ क्या शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है? सर ऑब्वियस सी बात है, शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली। अच्छा एक और चीज, कल कल की क्लास के जो दो क्वेश्चन थे ना, वो दो क्वेश्चन के आंसर जल्दबाजी में हमने गलत दे दिए। कल की क्लास के दो क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैंने जल्दबाजी में गलत दे दिए हैं, लेकिन जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी है ना क्लास पीएनजी, उस क्लास पीएनजी में आंसर ठीक कर दिया मैंने क्लास पीएनजी में आंसर ठीक कर दिया। मैं बता देता हूं कल की क्लास में कौन से ऐसे दो क्वेश्चन थे जिनके आंसर मैंने गलत दे दिए थे, बट क्लास पीएनजी में वो आंसर्स मैंने सही कर दिए थे। एक तो था क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमने गलत दे दिया था। देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये था, शुड देयर बी अ बैन ऑफ शुड देयर बी अ बैन ऑन एडवर्टाइजिंग जंक फूड, क्या जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगनी चाहिए? तो ये जो जंक फूड का विज्ञापन है ना, इस पे रोक लगनी चाहिए, ये पूछ रहे हैं वो। तो इसमें दो आंसर थे कि हाँ रोक लगनी चाहिए, दूसरा था ना रोक मत लगाओ। लेकिन हाँ और ना से कोई लेना देना नहीं है, उसके पीछे रीजन देखना है। इन्होंने कहा हाँ रोक लगनी चाहिए क्योंकि दिस विल रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द जंक फूड। देखो अगर एडवर्टीजमेंट पे रोक लगेगी तो जो कंजम्पशन है वो डेफिनेटली कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। देखो ये जो आप देखते हो पिज्जा का ऐड होता है, केएफसी का ऐड होता है, ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं ये कंजम्पशन को डेफिनेटली इंक्रीज करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई टीवी आप देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो या एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, वहां पे अगर कोई गोलगप्पे खा रहा बड़े चाव से, तो तुम्हारे गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है ना? तो वही चीज है। तो एडवर्टीजमेंट से ना अगर हटा देंगे तो डेफिनेटली जो है कंजम्पशन हमारा डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए एडवर्टीजमेंट पे रोक लगनी चाहिए। तो ये वाला जो आर्गुमेंट था ये स्ट्रॉन्ग था, हमने कल जल्दबाजी में इसको गलत कर दिया था। एक तो क्वेश्चन नंबर 19, दूसरा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी देखो हमने गलत आंसर दे दिया था। क्या शुड देयर बी अ बैन ऑन हंटिंग ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, ये कह रहे हैं क्या जंगली जानवरों के शिकार पे रोक होनी चाहिए? तो उसमें दो आर्गुमेंट थे, हाँ जंगली जानवरों के शिकार पे रोक होनी चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि ना के पीछे तो रीजन वैसे भी गलत ही होगा, है ना? जंगली जानवरों के शिकार पे रोक होनी चाहिए, ये कह रहे हैं हाँ रोक होनी चाहिए, बिल्कुल रोक होनी चाहिए। अब हाँ के पीछे को जो रीजन था वो हमने कल सही कर दिया था, लेकिन वो रीजन एक्चुअल में गलत है, हम उस रीजन को ढंग से पढ़ नहीं पाए। ये पता है वो रीजन क्या दे रहे थे कि जंगली जानवरों के शिकार पे इसलिए रोक रखनी चाहिए क्योंकि इससे पता है क्या होता है, इससे जो शिकार कर रहा होता है ना उसकी जान को खतरा होता है। देखो इसका मतलब ये है कि तुम पालतू जानवर का शिकार कर सकते हो, देखो तुम्हारी जान को खतरा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है कि जंगली जानवर, भैया तुम जानवर को भी तो हत्या कर रहे हो, तुम पशु हत्या कर रहे हो। तो इसीलिए इसके पीछे का जो रीजन था ना वो बेसिकली इन्होंने जो रीजन दिया है वो कमजोर दिया है। इन्होंने कहा कि तुम्हारी जान को खतरा है इसलिए तुम जंगली जानवर का शिकार मत करो, इसका मतलब तो ये कहना चाह रहे हैं तुम पालतू जानवर का शिकार कर लो। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 में, है ना, ये हमने कल सही कर दिया था, बेसिकली ये गलत है, और ये कल हमने गलत किया था, बेसिकली ये रीजन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 21 ये दोनों के आंसर्स में कल के क्वेश्चंस में करेक्शन है, तो आप लोग एक बार कर लेना। हाँ, शिमला दिल्ली की तुलना में ठंडा है, सर ये बात बिल्कुल सच है कि शिमला जो है वो दिल्ली की तुलना में ठंडा है। शिमला इज एट हायर ऑल्टीट्यूड एज कंपेयर टू दिल्ली, सही बात है बेटा, शिमला जो है पहाड़ों पर है, और पहाड़ों पर है, जो चीज पहाड़ों पर है तो वैसे भी वो ऊंची, भाई जितने पहाड़ों पर हम जाएंगे हम ऊंचाई पे चले जाएंगे, तो शिमला जो है दिल्ली की तुलना में ऊंचा भी है, बिल्कुल सही बात है। दोनों बात सत्य हैं। अगर दोनों सत्य हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करें? ये तीन ऑप्शन तो हटा दो, अगर दोनों सत्य हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करें? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये गलत है। पता है यहां पर बिल्कुल सही है कि जो दिल्ली की तुलना में जो शिमला है वो अधिक ठंडा है, उसके पीछे का जो कारण है वो बेसिकली यही है कि शिमला अधिक ऊंचाई पर है। देखो जितना ऊंचाई पर हम समुद्र तल से जितना ऊपर हम उठते चले जाएंगे हमें उतनी ही ठंडक महसूस होगी। हम समुद्र तल से, पृथ्वी सतह से जितना ऊपर जाएंगे बेटा ठंडक उतनी होती चली जाएगी। क्यों होती चली जाएगी? उसका कारण आप लोग जानते ही हैं सर, उसका कारण बहुत सिंपल सा कारण है। उसका बहुत सिंपल सा कारण है, जो सनलाइट पड़ती है हमारी, है ना, वो डायरेक्ट अर्थ सरफेस पे पड़ती है हमारी, अब वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है, समझ रहे हो?
तो जितनी ज्यादा हीट होती है एनवायरनमेंट की वजह से वो इस स्तर पे हीट होती है। तो जितना हम समुद्र स्थल से ऊपर उठते चले जाएंगे उतनी गर्मी हमें कम महसूस होगी, उतनी ठंडक बढ़ती चली जाएगी। तो जो भी शहर बेटा जितनी अधिक ऊंचाई पर है वो हमेशा ठंडे मिलेंगे दूसरों के कंपैरिजन में। तो शिमला अधिक ठंडा इसलिए ही है क्योंकि वो दिल्ली से अधिक ऊंचाई पे बसा हुआ है, तो वहां ठंडक ज्यादा है ना। हम्म। हम्म। बेटा ऐसे में किसी का फोन नंबर नहीं लिख सकता भाई, तुम कौन हो क्या नहीं हो। मैं ऐसे कैसे फोन नंबर लिख दूं, हद कर रहा, बिल्कुल ब्लॉक कर दूंगा। अब अगली बार कमेंट किया था तुमने। घरेलू गैस सिलेंडर में रिसाव का पता लगाया जा सकता है जब घरों का सिलेंडर लीक करता है तो तुम्हें गैस की स्मेल आने लगती है ना, तुरंत कहते हो सर स्मेल आ रही है गैस की। तो बिल्कुल सच बात है बेटा, लीकेज इन हाउस होल्ड गैस सिलेंडर कैन बी डिटेक्टेड। अच्छा, एलपीजी एज ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो एलपीजी है, जो घरों के सिलेंडर में गैस भरी जाती है एलपीजी, क्या उसमें एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है? गलत जवाब, उसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती। सर तुम तो कह रहे हो गैस लीक का पता लगा सकते हैं, फिर तुम कह रहे हो कि एलपीजी में स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती, फिर क्या चक्कर है? बेटा एलपीजी की अपनी कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं होती है, एलपीजी में अलग से इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। एलपीजी में हम लोग पता क्या करते हैं, एलपीजी के अंदर हम इथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं, और जब हम इथाइल मरकैप्टन को मिलाते हैं, है ना, तो वो इथाइल मरकैप्टन का काम क्या होता है? उस इथाइल मरकैप्टन का काम होता है ना, उस इथाइल मरकैप्टन का काम होता है, क्या काम होता है ना, ये है इथाइल मरकैप्टन, ये है इथाइल मरकैप्टन, इसका काम होता है स्मेल को बनाना। ये है इथाइल मरकैप्टन, ये स्मेल बनाता है। ये है इथाइल मरकैप्टन, ये स्मेल बनाता है। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। आप लोग जानते हैं काला, काला एटम क्या होता है? कार्बन, है ना। काला क्या है? काला है कार्बन, है ना। काला, काला ये है कार्बन। और ये जो पीला है और जो व्हाइट है, पीला क्या होता है? फास्फोरस होता है। और व्हाइट क्या होता है? व्हाइट होता है हाइड्रोजन। व्हाइट क्या होता है? हाइड्रोजन होता है ना। तो इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मूला क्या बन गया? CH3। फॉर्मूला क्या बन गया? CH3 CH2, CH3 CH2 इथाइल मरकैप्टन, CH3 CH2 PA। नहीं, ये सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं, ये सल्फर होता है, सल्फर। ये बन गया पीला बेटा, सल्फर होता है, सल्फर। CH3 CH2SH, CH3 CH2SS। ये इथाइल मरकैप्टन हम मिलाते हैं, और इस इथाइल मरकैप्टन की ही स्मेल होती है जो एलपीजी में हमें, जैसे ही सिलेंडर लीक होता है तो हमें गैस की स्मेल आती है। बेसिकली वो इथाइल मरकैप्टन होता है। क्या होता है वो? इथाइल मरकैप्टन। उसका केमिकल फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, है ना। CH3 CH2SH, CH3 CH2SS इथाइल मरकैप्टन, ठीक है, इथाइल मरकैप्टन। इसको इथेनीथियोल भी बोलते हैं, है ना। मरकैप्टन के नाम से जानते हैं इसको, थायल और मरकैप्टन। और इस फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? C2H6, 3 और 2 5 और 1 6, C2H6S, C2H6S। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? A is true but R is false. A is true but R is false, है ना। नेक्स्ट, डॉक्टरों द्वारा टूटी हुई हड्डियों को सही करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जब हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी टूट जाती है तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। और ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसको हम पीओपी कहते हैं। ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो पीओपी है, समझ रहे हो? ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो पीओपी है। पीओपी आपको पता ही होगा, क्यों भाई? पीओपी के बारे में जानते हो तुम? पीओपी जो घरों में दीवारों पे लगाया जाती है, हाँ जी, ये घरों में दीवारों पे लगाते हैं ना, यही पीओपी है जो तुम्हारे प्लास्टर में डॉक्टर इस्तेमाल करता है।
ये वही पीओपी है जो छतों पे लगाई जाती है ना, जो डिजाइन बनती है जिससे। और यही पीओपी है जो डॉक्टर प्लास्टर चढ़ाता है, यही पीओपी है जिससे डॉक्टर हमारे हाथ में प्लास्टर चढ़ाता है। घरों के इस्तेमाल होने वाली पीओपी ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाती है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है तब खंडित अंगों के चारों ओर लगाया जाता है तो यह कठोर द्रव्यमान में बदल जाता है। बिल्कुल सही बात है। और यही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हम्म, सही है बेटा। मैं पहले अपनी टीम से वेरीफाई कराऊंगा तब बताऊंगा तुम्हें, तुम मेरे को परेशान मत करो कमेंट करके। वी प्रीफर टू वियर व्हाइट क्लोथ इन विंटर। क्या हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ये बताओ। क्या हम सर्दियों में सफेद कपड़े पहनना पसंद करते हैं? किसने कहा भाई सर्दियों में हमेशा डार्क कपड़े पहने जाते हैं? डार्क, सर्दियों में सफेद कपड़े नहीं पहने जाते। डार्क इसलिए पहने जाते हैं सर्दियों में क्योंकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हम गर्म महसूस करते हैं, इसलिए सर्दियों में डार्क कपड़े पहनते हैं। व्हाइट क्लोथ्स आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, ये सही बात है। जो सफेद कपड़े होते हैं, जो लाइट कपड़े होते हैं, उनसे हीट ना रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए गर्मियों में अगर हल्के कपड़े पहनोगे लाइट कलर के तो तुम्हें गर्मी कम लगेगी, क्योंकि जो हीट है वो दूर जाएगी, तुम्हारे अंदर नहीं घुसेगी। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी करता है, ये बताओ। आज आप लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मैं दूर करूंगा। आज आप लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन दूर होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो। हम्म, फिर आप लोगों का वो मिसकंसेप्शन मैं दूर करूंगा। ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। बेहद ध्यान से पढ़ो, बेहद। बेकिंग सोडा पेट में एसिडिटी करता है बेटा। एसिड क्या होता है सर? एसिड और बेस दो चीजें होती हैं, एसिड और बेस, है ना। एसिडिक और एल्कलाइन। एसिडिक और एल्कलाइन। एसिड जिसका पीएच जो वैल्यू है, जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है, आई थिंक वो सब एसिडिक होते हैं। और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है वो सब एल्कलाइन होते हैं। तो सोडा क्या है? सोडा पेट में एसिडिटी पैदा करता है? बिल्कुल गलत बात है। पता है क्यों? सोडा जो है एल्कलाइन है, वो एसिडिटी पैदा नहीं करता, एसिडिटी को खत्म करता है। देखो आपके जब भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो, जब भी आपको गैस की दिक्कत हो, आपको लग रहा है कि गैस बनी है, ज्यादातर हर घर में गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, गैस की प्रॉब्लम में नींबू पानी पी लेते हैं। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बेटा, आज के बाद गलती से भी नींबू पानी मत पीना। पता है क्या है? जो नींबू है, लेमन, लेमन हमारा एसिड होता है। लेमन क्या है? लेमन हमारा होता है एसिड। अगर तुम्हारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ रही है और तुम नींबू पानी पी लेते हो तो बेटा पेट में एसिड की मात्रा और बढ़ जाती है, तो वो चीज सही होने की जगह बिगड़ जाती है। तो अपना मिसकंसेप्शन दूर करो। कभी भी गैस की प्रॉब्लम होने पर आप लेमन जूस या लेमन वाटर नहीं पियोगे। हमेशा जब भी पेट में गैस की प्रॉब्लम होगी हम क्या पियेंगे? सोडा। हमेशा सोडा। इनो क्यों पीते हैं? इनो क्यों पीते हैं? इनो क्या है? इनो बेटा सोडा है। इनो क्या है? इनो क्या है? सोडा। इनो सोडा है। तो इनो हमारी गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है क्योंकि ये एसिड को खत्म करता है। तो एसिड को खत्म करने का काम लेमन पानी नहीं, लेमन वाटर नहीं करता, नींबू पानी नहीं करता, हमेशा क्या करता है? सोडा करता है। अच्छा फिर सर नींबू पानी कब पिया जाता है? नींबू पानी कब पीते हैं? सर नींबू पानी तब पीते हैं जब हम खाना ना बहुत ज्यादा हैवी खा लें और यहां तक पेट भर ले। कहते हैं ना हमारा पेट यहां तक भर गया और हमें लग रहा है कि खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, खाना एज इट इज पेट में रखा हुआ है, तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए लेमन पानी पीते हैं, लेमन वाटर। अगर आपको खाना पचाना है जो पच नहीं पा रहा है, डाइजेस्ट करने के लिए हम लेमन वाटर पीते हैं। लेकिन अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए हम क्या पीते हैं? सोडा पीते हैं। हमेशा याद रखना, है ना, हमेशा याद रखना। बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, बिल्कुल सच बात है, बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन। ए इज फॉल्स, सॉरी, ए इज ट्रू, सॉरी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट।
जब आम नमक को खुला रखा जाता है तो यह हवा से पानी को अवशोषित करता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही बारिश होती है नहीं, जैसे ही बारिश होती है, बारिश वगैरह होती है तो हमारा जो नमक है वो उसमें सीलन आ जाती है, नमक में सीलन आ जाती है ना, जो हमारा नमक है वो सील जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, व्हेन कॉमन सॉल्ट इज केप्ट ओपन इट एब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, बिल्कुल सच बात है। इसीलिए आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप मुंबई घूमने गए हो या गोवा घूमने गए हो या किसी भी कोस्टल एरिया में घूमने गए हो, तो वहां पे अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, छोटे ढाबे पर खाना खाते हैं, बड़े होटल्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा नमक की डिब्बी के अंदर कुछ चीज डली रहती है, ताकि जो नमक है उसमें सीलन ना आ जाए, मॉइस्चर ना आ जाए। क्योंकि जो कोस्टल एरिया के किनारे शहर है, वहां पे जो नमक है वो जल्दी सीलन आएगी उसमें, क्योंकि वो मॉइस्चर है, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। तो आप लोगों ने देखा होगा उन रेस्टोरों में नमक की सीसी के अंदर क्या चीज होती है जिससे नमक में सीलन पैदा नहीं होती, बताओ। ये काम तुम अपनी मम्मी को भी बता सकते हो, हालांकि आपकी मम्मी को पहले से पता ही होगा कि नमक की सीसी को अगर सीलने से बचाना है नमक को, तो उसमें क्या डाल दो बेटा, नमक के अंदर चावल के दाने डाल दो। चावल के अंदर दाने डाल दोगे ना, तो जो वाटर होगा वो बेसिकली चावल एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आपके नमक में सीलन नहीं आएगी। आपने देखा होगा जब मोबाइल फोन पुराने टाइम में आपने कभी सीरियल मूवी देखी होगी, तो उसमें अगर मोबाइल फोन हमारा पानी में गिर जाता है तो उसको कहाँ रखते हैं, धूप वगैरह में, या सुखा तो वैसे सकते नहीं है, तो उसको तुरंत कहाँ रख देते हैं, चावल के डिब्बे के अंदर डाल देते हैं मोबाइल फोन को। क्योंकि जो चावल है वो बहुत जल्दी मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। राइस, ठीक है। हाँ जी, कॉमन सॉल्ट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड। अब तुम कहोगे सर कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ होता है, सर कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड कहाँ होता है, लेकिन तुम गलत हो, कॉमन सॉल्ट में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। बेसिकली कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। इसमें जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है ना, वही मैग्नीशियम क्लोराइड ही तो है, वही तो मैग्नीशियम क्लोराइड बेसिकली इम्प्योरिटी होती है। ये क्या होती है, इम्प्योरिटी। मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटी होती है, और इसी इम्प्योरिटी की वजह से ही है ना एनवायरमेंट से नमक के अंदर मॉइस्चर आता है। इस NaCl जो प्योर नमक है ना, वो कभी सीलन नहीं खाएगा। प्योर नमक NaCl वही नमक सीलता है जिसमें इम्प्योरिटीज मिली होती है, और इम्प्योरिटीज क्या होती है, मैग्नीशियम क्लोराइड। और ऑब्वियसली बात है, इम्प्योरिटी तो मिलेगी मिलेगी, हम नमक को पानी से बना रहे हैं, कितनी उससे बना रहे हैं। तो बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। आप लोगों को साइंस की नॉलेज भी मिलेगी, आज आप लोगों को साइंस की नॉलेज भी मिलेगी। साइंस पढ़ रहे हो ना, ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि सर आप रीजनिंग पढ़ा रहे हो, ऐसा लग रहा होगा सर आप तो साइंस पढ़ा रहे हो हमें, है। जब कोई शरीर पूरी तरह या आंशिक रूप से पानी में डूबा जाता है तो उसके वजन में कमी लगती है। बिल्कुल सच बात है कि जब भी हम किसी बॉडी को पानी के अंदर डिप करते हैं तो वो हमें हल्की लगती है। हल्की लगती है ना, पता है क्यों लगती है हल्की, क्योंकि जितना हम उसको डिप करते हैं उतने ही फोर्स के साथ पानी उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है बॉडी को, है ना, है ना। जितना हम उसको डिप करेंगे बॉडी को, है ना, पानी के अंदर, पानी बैक फोर्स लगाता है उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए, बैक फोर्स लगाता है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता है ये, ना कि ये द डिक्रीज इन वेट इज ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ डिस्टिलेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिस इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए साहब, सेफ्टी फ्यूज। आप लोगों ने घरों में कभी फ्यूज देखा है, देखे तो होंगे आप लोगों ने फ्यूज, सेफ्टी फ्यूज देखे होंगे, हैं। देखो ये हमारे सेफ्टी फ्यूज होते हैं जो आप लोगों ने घरों में देखे होंगे, ये होते हैं ना सेफ्टी फ्यूज। ये कटआउट, ये जब लगाते हैं पहले, जैसे ही मान लो लाइट वोल्टेज ज्यादा आ जाते हैं तो ये वायर जल जाता है ना। हाँ, ये सेफ्टी फ्यूज होते हैं, ये वायर जल जाता है, उड़ जाता है, फ्यूज उड़ जाता है, कहते थे ना फ्यूज उड़ गया। हालांकि आजकल तो इनको रिप्लेस कर दिया है MCB ने, आजकल तो MCB का यूज होता है। किसका यूज होता है, MCB डाउन हो जाती है तुरंत, घर की MCB डाउन हो जाती है ना। हाँ जी, कल तो हमारी MCB डाउन हो जाती है। सेफ्टी फ्यूज उच्च गलनांक वाले तत्व का बना होता है, गलत। सेफ्टी फ्यूज आर मेड ऑफ एलिमेंट्स विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, नहीं।
सेफ्टी फ्यूज जिस वायर से बनता है ना, इस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि थोड़ी सी भी एक्सेस अगर हीट चली गई तो ये मेल्ट हो जाएगा और हमारा जो लाइट का कनेक्शन है वो बंद हो जाएगा। इसीलिए ये लो मेल्टिंग पॉइंट के बनाए जाते हैं, ना कि हाई मेल्टिंग पॉइंट के। सेफ्टी प्रोटेक्ट अगेंस्ट डैमेज कॉज बाय द एक्सेस इलेक्ट्रिक करंट, सही बात है बेटा, जो एक्सेसिव इलेक्ट्रिक करंट आ रही है उससे ये हमें बचाता है। बोथ ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। हाँ जी, तो आज साइंस पढ़ के आपको कैसा लग रहा है मुझसे, हैं? बेस्ट टीचर ऑफ रीजनिंग इन इंडिया। हाँ जी, एक गर्म उष्ण दिवस में भी खुले तालाब का पानी ठंडा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे भी आप भैंस हो बेटा, गई भैंस पानी में, आपने देखा होगा गर्मियों में भैंस तालाब में पड़ी रहती है। गर्मियों में भैंसें जो है तालाब में क्यों पड़ी रहती हैं सर? गर्मियों में भैंसें तालाब में इसलिए पड़ी रहती हैं क्योंकि तालाब का पानी वास्तव में ठंडा रहता है गर्मियों में। तालाब का जो पानी होता है वो बहुत ठंडा रहता है गर्मियों में, है ना। when heated water vaporize when heated water vaporize and the heat energy is converted into latent heat। ये बिल्कुल सही बात है। देखो, हमारा सॉलिड है, सॉलिड से बनता है लिक्विड और लिक्विड के बाद बनती है गैस। हमारे तीन स्टेट होती है बेटा, है ना, तीन स्टेट होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो बेसिकली क्या होता है, गैस जब हम पानी को बॉईल करते हैं उसके बॉइलिंग पॉइंट पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी स्टेट चेंज कर लेते हैं। वो मॉलिक्यूल्स बेटा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है और जब ये बॉईल होने लगता है। बॉईल होने के बाद ये चेंजेस होते हैं। तो क्या सर तालाब में भी ऐसा होता है कि जो तालाब के अंदर का पानी है ना, जब सनलाइट हमारी पड़ती है सर, तो सनलाइट पड़ने की वजह से क्या ये पानी बॉईल होने लगता है? ये तो गर्म होने लगेगा। आप कह रहे हो कि सब तालाब का पानी ठंडा होता है। एग्जैक्टली पता है क्या होता है? जब ये सनलाइट तालाब के पानी पे पड़ती है तो ये जो पानी है ना, ये बॉईल नहीं होता, ये बॉईल नहीं होता, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होता, बट ये पानी बिना बॉईल हुए अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। ये जो वाटर है ना, बिना बॉईल हुए बाष्पीकृत हो जाता है और ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और इसको बोलते हैं हम, इसमें होता है लेटेंट हीट का कंसेप्ट, गुप्त ऊष्मा का कंसेप्ट आता है इसमें। जब कोई भी सब्सटेंट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है ना, जैसे कि वाटर को गैस में चेंज कर रहे हो बिना बॉईल किए, तो वहां पे गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है और वही गुप्त ऊष्मा का उपयोग यहाँ पर होता है। गुप्त ऊष्मा में बदल जाती है, मतलब पानी गर्म हो गए तुरंत बाष्पीकृत हो जाता है, तो गरम गरम पानी यहाँ से हटता रहता है, हटता रहता है, हटता रहता है। तो तालाब के अंदर हमेशा ठंडा पानी बना रहता है, तालाब के अंदर हमेशा ठंडा पानी बना रहता है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आपने शायद लेटेंट हीट के बारे में पढ़ा होगा, जब एक चीज दूसरी फॉर्म में स्टेट में कन्वर्ट होती है ना, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट होता है। सर आप रीजनिंग कहाँ से पढ़े हैं? सारे टीचर से अलग पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है सर। बिहार में आपका पूरा नाम चल रहा है। देखो, हम सभी राज्यों के बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हालांकि बिहार वाले बच्चे तो बेहद प्यार करते हैं हमसे। यूपी के भी बच्चे करते हैं, ऐसी बात नहीं है, हरियाणा वाले भी हैं, राजस्थान वाले भी हैं, है ना। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिला था, बहुत प्यार। हाँ जी, कार्बन अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक यौगिक बना सकता है। कार्बन कैन फॉर्म मोर कंपाउंड देन द अदर एलिमेंट, बिल्कुल सही बात है। कार्बन कैन फॉर्म मोर कंपाउंड्स देन अदर एलिमेंट, कार्बन कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फ्रॉम, सही बात है। कार्बन जो है, देखो आपको पता है कोयले से लेके हीरे तक सब कार्बन ही कार्बन है। कोयले से लेके हीरे तक
सब कार्बन ही कार्बन है, कार्बन हर स्टेज में पाया जाता है ना, गैस, लिक्विड और आपका क्या कहते हैं सॉलिड, डायमंड, मतलब हर चीज कार्बन है कार्बन। तो कार्बन के सबसे ज्यादा बॉन्ड होते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो कार्बन के सबसे ज्यादा बॉन्ड होते हैं ना, सबसे ज्यादा यौगिक बना सकता है, इसलिए कार्बन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पाया जाता है, इसलिए कार्बन डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, देखो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। वर्ष 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। ये बताओ साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था, हालांकि ये अभिषेक सर इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर देंगे। वर्ष 1998 में लाला, है ना, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का गो साइमन बैक, गो साइमन गो, नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर वाज इंक्लूडेड इन द साइमन कमीशन। भैया लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? क्योंकि उसमें एक भी सिंगल इंडियन नहीं था साइमन कमीशन में, है ना, गो साइमन गो, 12 वाला नारा आया था ना, साइमन गो बैक, गो साइमन गो। ये हमारे ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, ये विवेक सर आपको कंफर्म कर देंगे। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ह्यूमस बहुत पाया जाता है हिमालय की मिट्टियों में। ह्यूमस क्या होता है कि मतलब काफी सालों से जो जीवाश्म है वो उसके अंदर आ जाता है, वो ह्यूमस होता है। मोस्ट ऑफ द एरिया इन द हिमालयस आर फॉरेस्टेड, बिल्कुल सही बात है। और यही कारण है कि हिमालय की मिट्टी में ह्यूमस बहुत पाया जाता है, यही मेन रीजन है। चलिए, किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। सच बात है बेटा, गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और क्यों कंप्रेस कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते ही हो कि जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, सॉलिड में बहुत कम होता है। ये हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं। हाँ जी, तो हम लोग जानते हैं गैस को हम आसानी से सप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को भी कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, है ना। किसी गैस को दबाव डालकर आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। सिंस द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन गैसेस आर वेरी लार्ज, दे कैन डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ही सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए साहब, नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पकाना आसान है। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पर्सनली मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है, बेहतरीन क्वेश्चन लगता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हायर एल्टीट्यूड। भाई साहब, इस क्वेश्चन में बहुत कंसेप्ट यूज होते हैं, गजब का कॉन्सेप्ट यूज होता है इस क्वेश्चन में, गजब का कॉन्सेप्ट। अच्छा ये बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड। हम जितनी हाइट पे जाते हैं, जैसे जैसे हमारी समुद्र तल से हाइट बढ़ती जाती है, तो हाइट के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, तो हाइट बढ़ने के साथ साथ जो एटॉमिक प्रेशर है, जो एटॉमिक प्रेशर है हमारा, है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या होता है सर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता चला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर उठते चले जाएंगे प्रेशर कम होता चला जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो आप जानते ही हो ना कि भाई यहाँ पर पूरा मान लो पूरा एनवायरमेंट है, यहाँ पे पूरा एनवायरमेंट है, तो उसका सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा। और जैसे जैसे हम ऊपर उठते जाएंगे प्रेशर एनवायरमेंट का कम होता चला जाएगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाइट बढ़ने के साथ साथ कम होता चला जाता है। अच्छा, प्रेशर कम होने से क्या होता है? प्रेशर कम होने से पता है क्या होता है? जो बॉइलिंग पॉइंट है ना वो भी हमारा कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम हो जाता है। भाई हाइट बढ़ने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, मान लो, है ना, मान लो, अच्छा ये बताओ, कुकर में, कुकर जो कुकर होता है, कुकर में कोई भी खाना जल्दी क्यों पक जाता है? कुकर के अंदर खाना जल्दी क्यों पकता है? पता है क्यों? क्योंकि कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। और कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से ना, कुकर के अंदर प्रेशर बढ़ने से ना बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। यानी कि जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस में उबलना था वो 120 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है। अब आप बताओ, एक दो 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 पतीले हैं, इनके अंदर पानी भरा हुआ है,
इनके अंदर पानी भरा हुआ है, नीचे से आग लगी हुई है, नीचे से आग लगी हुई है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो पानी बॉईल हो रहा है ये 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, बाष्पीकृत हो रहा है, और ये जो पानी बॉईल हो रहा है ये 180 डिग्री सेल्सियस पे बाष्पीकृत हो रही है। तो मैं इन दोनों के अंदर आलू डालता हूं, तो बेटा आलू जल्दी कहां पकेगा, 80 डिग्री सेल्सियस वाले में या 120 डिग्री सेल्सियस वाले में? सर ऑब्वियस सी बात है, आलू जल्दी पकेगा जो पानी ज्यादा गर्म है। पानी ज्यादा गर्म कौन सा है? ये, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है वो 120 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है। तो जिस पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके अंदर सब्जी जल्दी पकेगी। और प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से खानी जल्दी पकता है। तो जितना हम समुद्र तल की ऊंचाई पे जाते हैं प्रेशर घटता जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, इसीलिए खाना देरी से पकता है। तो पहाड़ों पर जो मैगी है वो 2 मिनट में नहीं बनती है, पहाड़ों पर मैगी बनती है 20 मिनट में, क्योंकि पहाड़ों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, पानी जल्दी बॉइल हो जाता है, जिसकी वजह से खाना देरी से पकता है ना। तो अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तल पर भोजन पचाना आसान है, तो समुद्र तल पर भोजन जल्दी पकेगा, ठीक है। अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड ना, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है हाई एल्टीट्यूड पर, बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज होता है हाई एल्टीट्यूड पर। साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बता दो, है? साइंस पढ़ने में मजा आ रहा है आपको? चलिए, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है। When a solid melts, its temperature remains the same। सही बात है, जब बर्फ बेटा लिक्विड में कन्वर्ट होगी ना तो वो 0 डिग्री सेल्सियस की 0 डिग्री सेल्सियस में ही कन्वर्ट होगी। उस समय बिना अगर हीट दिए तुम कन्वर्जन कर रहे हो तो वो सेम टेम्परेचर ही रहता है, द हीट गेट्स यूज्ड। लेकिन अब जो तुम कह रहे हो सर हीट गर्म, बर्फ गर्म करने पर पानी बन रही है, तो सर वो गर्म तो हो रही है, वो जो तुम हीट दे रहे हो ना वो हीट उसके उसकी स्टेट को चेंज करने में खप जाती है, समझ रहे हो? हाँ जी, ऊष्मा का उपयोग जो है वो कणों के बीच आकर्षण बल पर काबू पाकर अवस्था बदलने में चला जाता है। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। चलिए साहब, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, द बॉइलिंग पॉइंट वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज एट हाई एल्टीट्यूड। तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर पानी का क्वथनांक बढ़ता नहीं है, पानी का क्वथनांक घट जाता है। अभी मैंने समझाया था, जैसे जैसे है, जैसे जैसे हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे, जितने हम अधिक ऊंचाई पर जाएंगे उतना टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। अगर बेटा सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है बिना लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुए, देखो प्रोसेस क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए लिक्विड में, लिक्विड गैस में, लेकिन अगर कोई सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। सब्लिमेशन तुमने देखा होगा, ये यहां पर देखा होगा तुमने, सब्लिमेशन तुमने देखा होगा यहां पर, उसका एग्जांपल है ड्राई आइस। ये जो ड्राई आइस है ये सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है, ये जो ड्राई आइस है ये सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट होती है, गैस में कन्वर्ट होती है, गैस में, बिना लिक्विड चेंज किए। तो ये सब्लिमेशन के थ्रू होता है। नेफ्थलीन डजंट लीव रेजिड्यू व्हेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम। कुछ देर तक खुला रखने पर रेसिड्यू अवशेष नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, नेक्स्ट, गर्म करने के लिए उबलते पानी में भाप बेहतर है। देखो, स्टीम इज बेटर देन द बॉइलिंग वाटर फॉर द हीटिंग पर्पस। पूछो क्यों? आप बेटा गर्म पानी से या भाप, अगर जीवन में आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, वैसे मैं नहीं चाहता भगवान किसी को एक्सपीरियंस कराए, लेकिन बचपन में हम सर्दियों में सारे बच्चे जो हैं इस चीज को झेल चुके होते हैं कि गर्म पानी और भाप, भाप से जब हम जलते हैं तो ज्यादा जलते हैं जबकि गर्म पानी से कम जलते हैं। ये बिल्कुल सच बात है। गर्म करने के लिए उबलते पानी से बेहतर भाप होती है। स्टीम कंटेन मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट देन बॉइलिंग वाटर। सही बात है बेटा, स्टीम के अंदर मोर हीट होती है, स्टीम के अंदर मोर हीट होती है, और वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। स्टीम के अंदर क्या होती है, मोर हीट होती है। चीनी और नमक दोनों पानी में आसानी से घुल जाते हैं। बिल्कुल सच बात है बेटा, हमने नमक का पानी भी पिया, हमने चीनी का पानी भी पिया है ना।
हमने नमक का पानी भी पिया, हमने चीनी का। शुगर एंड सॉल्ट आर सॉलिड एंड हेंस इट इजीली डिसॉल्व इन वाटर। सही बात है बेटा, शुगर, चीनी और नमक ठोस होते हैं इसलिए पानी में आसानी से घुल जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। चीनी और नमक ठोस होते हैं इसलिए पानी में आसानी से घुल जाते हैं। बेटा ठोस तो लकड़ी भी है, ठोस तो लकड़ी भी है, तो क्या लकड़ी पानी में आसानी से घुल जाती है? ठोस तो लकड़ी भी है, क्या लकड़ी भी पानी में आसानी से घुल जाती है? हाँ जी। कुछ देर तक खुला रखने पर नेफ्थलीन अवशेष नहीं छोड़ता है, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। नेफ्थलीन डजंट, लेकिन ये नेफ्थलीन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। किसी ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन कहलाता है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों अलग अलग सत्य हैं बट ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है सब्लिमेशन की, उसका एग्जाम्पल है। उसका क्या है? एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। बर्फ पानी पर तैरती है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। दुनिया जानती है कि जो बर्फ है वो पानी में तैरने लगती है। भाई ऑब्वियस सी बात है, तुमने देखा होगा जब नदियों में ऊपर बर्फ, बर्फ हमेशा ऊपर जमती है, नीचे पानी पानी रहता है। बर्फ हमेशा ऊपर जमती है, नीचे पानी पानी रहता है ना। रोटी बनाते टाइम पता चलता है, जब रोटी की जब भाप निकलती है ना हाथ में, तो कितनी तेज जलन होती है ना। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर। देखो जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो चीज पानी में तैरेगी। जिसकी डेंसिटी पानी से, है ना। आज फर्स्ट टाइम लाइव आया हूँ, आपको थैंक यू कहने सर जी, आपके आशीर्वाद से 20 दिन में रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, प्रैक्टिस चल गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, गजब। देखो जिसकी भी डेंसिटी पानी से कम होगी वो चीज पानी में तैरेगी। आप लोगों ने देखा होगा जब हम लाइफ जैकेट पहन लेते हैं, तो लाइफ जैकेट पहनने से हम पानी में तैरते क्यों हैं, ये बताओ। सर लाइफ जैकेट पहनने से क्या होता है कि हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है ना। लाइफ जैकेट पहनने से क्या होता है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी, और डेंसिटी कम हो जाएगी तो हम पानी में तैरने लगेंगे। तो लाइफ जैकेट हमें कभी डूबने इसलिए नहीं देती क्योंकि वो हमारा वॉल्यूम बढ़ा देती है। वॉल्यूम बढ़ने से हमारी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम होने से हम पानी में तैरने लगते हैं। आपने देखा होगा जब हम गहरी सांस खींचे, लंग्स में पूरे हवा भर लें हम, और फिर अगर हम पानी के अंदर कूदते हैं तो हम पानी में कभी डूब नहीं सकते। हम पानी में सिर्फ तभी डूबेंगे जब हमारे लंग्स से हवा निकल जाती है। क्यों? क्योंकि हवा निकलने से हमारे शरीर का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी बढ़ गई, हम पानी में डूब जाएंगे। जब हम पूरी सांस भर लेते हैं अंदर, लंग्स में अगर हमारे एयर भरी हुई है तो हमारा वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने से क्या होता है? डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी कम होने से क्या होता है? हम पानी में तैरने लगते हैं। तो ये पानी में तैरने का भी कंसेप्ट है, ये पानी में तैरने का भी कंसेप्ट है ना। हाँ जी। हमारे आसपास का पदार्थ तीन अलग अलग अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, तरल, गैस। द मैटर अराउंड अस, दीज स्टेट अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर। सही बात है बेटा, सही बात है, उनके अलग अलग मैटर है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ के रूप में जाना जाता है। अभी मैंने आपको दिखाई थी ना, वो सॉलिड CO2 थी। दबाव कम होने पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तरल अवस्था में आए बिना वायुमंडल में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है ना। ये भी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी भारत ग्रामीण भारत की तुलना में बीमार है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के बावजूद शहरी जो भारत है वो ग्रामीण भारत की तुलना में अधिक बीमार है। बिल्कुल सच बात है, क्योंकि पॉल्यूशन ही इतना है शहर में। शहरी जीवन बढ़ते प्रदूषण स्तर, अस्वच्छ कचरा डंपिंग, फास्ट फूड संस्कृति की समस्याओं का सामना कर रहा है। बिल्कुल सच बात है, यही कारण है, यही कारण है। हाल के दिनों में मोबाइल फोन की बिक्री कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल सच बात है। तुमने देखा होगा पहले जो मोबाइल फोन था वो पूरे घर में एक के पास होता था, है ना। पूरे घर में एक मोबाइल फोन होता था। फिर पापा मम्मी के पास मोबाइल फोन आया, फिर पापा मम्मी दादा के पास आया, अब तो पापा मम्मी दादा नाती पोता सबके पास अपना अपना फोन है। द क्रेज ऑफ ई कॉमर्स ड्राइव मोबाइल सेल। ई कॉमर्स के प्रति दीवानगी मोबाइल की बिक्री बढ़ा रही है। सही बात है। अब ई कॉमर्स का डिजिटलाइजेशन इतना हो रहा है, तुम भी मोबाइल से तो पढ़ाई कर रहे हो, है। आजकल अधिक लोग फास्ट फूड का विकल्प चुनते हैं, ये तो सही बात है। तुम्हें जरा सा मिले चाट टिक्की खाना शुरू कर दो, तो तुम फास्ट फूड हमेशा सस्ता होता है। फास्ट फूड इज ऑलवेज इनएक्सपेंसिव।
ये नहीं है कुछ भैया, ये हमेशा सस्ता नहीं होता ना फास्ट फूड। गोलगप्पे तुम खा लो, फिर हल्दीराम पे चले जाओ, हल्दीराम पे फास्ट फूड खा लो, तो फास्ट फूड हमेशा अच्छा होता है, ये क्या बात है, ये तो गलत बात है। तो दिस इज ऑल अबाउट असर्शन रीजन। थोड़ा सा मजा आया कि नहीं आया, ये बताओ, है? चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, लव यू और गुड बाय। आज की सेवा बस यहीं तक।